हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय में होने वाले मंगोल आक्रमणों के बारे में बताएंगे। मंगोलों ने जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में आक्रमण किए हैं वो दिल्ली सल्तनत में होने वाले सर्वाधिक आक्रमण हैं। और हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो मंगोल आक्रमण हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, उन आक्रमणों से अलाउद्दीन ने किस तरह से निपटा और अलाउद्दीन ने मंगोलों के प्रति क्या नीति अपनाई, इन सब चीज़ों का आज हम विश्लेषण करेंगे, समीक्षा करेंगे। तो हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो मंगोल आक्रमण हुए हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत के समय में सबसे पहले जो मंगोलों का खतरा आक्रमण का हुआ था वो इल्तुतमिश के समय में हुआ था। हम देखते हैं इल्तुतमिश के समय में चंगेज खां किस तरीके से जलालुद्दीन मंगवर्नी का पीछा करते करते सिंधु नदी के तट तक आ गया था और इल्तुतमिश ने किस प्रकार से उस आक्रमण से स्वयं को बचाया था। तो हम देखते हैं कि उसके बाद फिर पहला जो आक्रमण होता है सही मायने में मंगोलों का भारत पर, वो पहला आक्रमण है बहराम शाह के समय में लाहौर पर ताहिर बहादुर के नेतृत्व में किया जाता है। माने मंगोल आक्रमणकारी जो है वो ताहिर बहादुर है और सुल्तान दिल्ली का बहराम शाह। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि भारत में पहला मंगोल आक्रमण ध्यान रखिएगा, सीमा पर मंगोल आक्रमण जो हुआ है वो चंगेज खां का हुआ है इल्तुतमिश के समय में, लेकिन भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जो है वो लाहौर में ताहिर बहादुर के नेतृत्व में होता है। लाहौर ये लूट लेता है बहराम शाह के समय में। और होता क्या है, बहराम शाह द्वारा जो ताहिर बहादुर का नेतृत्व करने के लिए आर्मी भेजी जाती है वो आर्मी अंततः विद्रोह कर देती है, लौट के बहराम शाह को बंदी बना लेती है और बहराम शाह की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में मुल्तान में फिर से आक्रमण होता है सती बहादुर के नेतृत्व में। और इसके बाद हम देखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में पंजाब पर आक्रमण होता है अब्दुल्ला के द्वारा। इसमें मंगोल पराजित किए जाते हैं और उसके बाद भी जलालुद्दीन खिलजी मंगोलों के साथ में उदारता का व्यवहार करता है, अब्दुल्ला को अपना पुत्र कहकर संबोधित करता है और मंगोल भारत में फिर से आक्रमण न करने का वचन देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसके तुरंत बाद 1293 में फिर से जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही उलुग खां के द्वारा आक्रमण किया जाता है। यह उलुग खां कौन था? यह हलाकू का पौत्र था। हलाकू कौन था? आपको मालूम होगा, चंगेज खां का पौत्र था। हलाकू ने ही दिल्ली सल्तनत के खिलाफत का अंत किया था, अंतिम खलीफा की हत्या की थी। तो उसी हलाकू का ये वंशज था, पौत्र था उलुग खां। इससे क्या करता है, जलालुद्दीन खिलजी द्वारा इन्हें भी पराजित किया जाता है और इनके साथ भी उदारता का व्यवहार किया जाता है। उलुग खां के नेतृत्व में 4000 मंगोल दिल्ली में निवास करने लगते हैं। उससे पहले वो इस्लाम स्वीकार करके मुसलमान बन जाते हैं। ध्यान रखिएगा, चंगेज खां और चंगेज खां के वंशज का इस्लाम से कोई संबंध नहीं था। ये लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बाद में धीरे धीरे करके इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं। हम देखते हैं कि शुरुआत में चंगेज खां और चंगेज खां के पौत्र हलाकू इस्लाम के बहुत बड़े शत्रु थे। खिलाफत का अंत भी मंगोलों ने किया है। तो हम देखते हैं उलुग खां के नेतृत्व में ये मुसलमान बन जाते हैं और दिल्ली में जो मंगोलपुरी कही जाती है, मुगलपुरा बोला जाता था, वहां पर इन्हें बसा दिया जाता है और ये नव मुसलमान कहलाते हैं। उलुग खां के साथ में जलालुद्दीन खिलजी अपनी एक पुत्री का विवाह भी कर देता है। इन्हें पेंशन और पद प्रदान किए जाते हैं। हम देखते हैं यही नव मुसलमानों ने अलाउद्दीन खिलजी के समय में विद्रोह किया था और उस विद्रोह में क्या होता है कि अलाउद्दीन ने इन नव मुसलमानों के साथ बहुत क्रूरता का परिचय दिया था और इनका वध कर दिया था। इनका वध करने के बाद फिर हम देखते हैं कि जब अलाउद्दीन के समय में जो मंगोलों के आक्रमण सर्वाधिक अलाउद्दीन के समय में क्यों हुए, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है जलालुद्दीन का वध करके जिस तरह से अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत की सत्ता को प्राप्त किया था। तो हम देखते हैं कि मंगोल इस बात से अत्यधिक नाराज थे क्योंकि मंगोलों के प्रति इसकी एक उदार नीति थी। मंगोलों ने उलुग खां के नेतृत्व में इस्लाम को स्वीकार किया था, दिल्ली में रहना भी स्वीकार किया था। तो जब जलालुद्दीन का वध कर दिया जाता है, बाद में नव मुसलमानों का भी वध कर दिया जाता है दिल्ली में, तो मंगोल नाराज हो जाते हैं और मंगोलों ने इन सब का बदला लेने के लिए ही अलाउद्दीन पर आक्रमण किया। तो हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में
पहला आक्रमण जो होता है वो कादिर खां के नेतृत्व में हुआ है लाहौर पर। ये ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय में पहला आक्रमण कादिर खां। कादिर खां कौन था? ये दावा खां का सेनापति था। अब आप कहेंगे दावा खां कौन था? तो दावा खां ट्रांस ऑक्सियाना के साम्राज्य का शासक था, माने मंगोल शासक दावा खां, उसका ये कादिर खां सेनापति है। दावा खां ने सही मायने में नव मुसलमानों की जो हत्या की गई थी उसका बदला लेने के लिए ही कादिर खां को भेजा था। लाहौर की लूट होती है इसमें। हम देखते हैं इसके बाद सेहवान, दूसरा आक्रमण जो होता है सेहवान क्षेत्र में होता है, सिविस्तान भी कहते हैं, 1299 में साल्दी के नेतृत्व में। और साल्दी का क्या होता है, जफर खां ने इसे पराजित किया है साल्दी को और बंदी बना लिया जाता है, बाद में इसकी हत्या कर दी जाती है। तो इस तरीके से जफर खां ने साल्दी के को खत्म किया है। हम देखते हैं कि जफर खां की इससे कीर्ति इतनी बढ़ गई थी कि इसने गुजरात की विजय को भी फीका कर दिया। हम देखते हैं इसके बाद फिर क्या होता है, कीली जो दिल्ली के निकट है, सीरी फोर्ट के निकट, यहां तक अकस्मात आक्रमण किया इन्होंने, मंगोलों ने। और इसमें क्या किया गया, कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में जो दावा खां का पुत्र था आक्रमण किया जाता है। ये अकस्मात आक्रमण होता है। इस अकस्मात आक्रमण के समय क्या होता है कि दिल्ली तक जब मंगोल आ जाते हैं तो अलाउद्दीन अपने सलाहकारों से, उसमें भी विशेषकर अलाउल मुल्क है, उससे सलाह लेता है, परामर्श लेता है कि मंगोलों के प्रति किस तरह की नीति अपनाई जाए। तो हम देखते हैं कि मंगोलों के प्रति नीति के मामले में एक कूटनीति की सलाह देता है अलाउल मुल्क। कूटनीति को क्या कहते हैं, हिकमत ए आली, हिकमत ए आली कहा जाता था, हिकमत ए आली। हालांकि बहुत डीप फैक्ट है ये नहीं पूछा जाता आमतौर पर एग्जाम में। हिकमत ए आली, कूटनीति, ये कौन, अलाउल मुल्क कहता है अलाउद्दीन से कि कूटनीति का काम लिया जाए और इन्हें कुछ हो सके तो कुछ धन देकर संतुष्ट किया जाए और मंगोलों को इस आक्रमण से, मंगोलों के आक्रमण से छुटकारा पाया जाए। लेकिन अलाउद्दीन क्या करता है, अपने मित्र और सलाहकार अलाउल मुल्क की इस सलाह को मानने से इनकार कर देता है और एक आक्रामक नीति का परिचय देता है। आक्रामक नीति के तहत क्या किया जाता है, उलुग खान, नुसरत खान, इनके द्वारा तेजी से तीव्र आक्रमण अलाउद्दीन करता है इन पर। और इसमें क्या होता है, इसका पीछा किया जाता है कुतलुक ख्वाजा का, 18 कोस आगे तक पीछा किया जाता है। और जफर खां पीछा करते करते बहुत आगे निकल जाता है मुख्य सेना से और यहीं पर तारगी के द्वारा, जो तारगी एक सेनापति था जो कुतलुक ख्वाजा के साथ में आया था, जफर खां को घेर कर मार दिया जाता है। जफर खां की हत्या कर दी जाती है। अलाउद्दीन की ओर से उसे बहुत सहायता नहीं मिलती है। इस तरह से जफर खां मारा जाता है। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद फिर से आक्रमण होता है, तारगी के नेतृत्व में दिल्ली पर आक्रमण किया जाता है, दिल्ली को लूटा जाता है। याद रखिए, दिल्ली प्रथम बार लूटी गई है, दिल्ली को प्रथम बार लूटा गया, तारगी के नेतृत्व में दिल्ली की लूट की जाती है। इसमें क्या किया था, सुल्तान को अपने सीरी के फोर्ट में, सीरी फोर्ट में शरण लेनी पड़ती है। याद रखिएगा, मंगोलों ने दिल्ली पर कब्जा एक तरीके से कर लिया। मंगोल दिल्ली की सड़कों पर, गलियों में घूमते रहे, महीनों घूमते रहे, लेकिन वो दुर्ग जीतने की कला से परिचित नहीं थे। इसलिए वो अलाउद्दीन के सीरी फोर्ट पर अधिकार नहीं कर सके। याद रखिएगा, कल्पना कीजिए, जो दुर्गों को जीतने की कला हमें शिवाजी की दिखाई देती है, संपूर्ण इतिहास में शिवाजी हमें दुर्ग जीतने की कला से अत्यधिक प्रभावित करते हैं। अगर वो कला मंगोलों के पास होती तो शायद है कि अलाउद्दीन का भी बचना मुश्किल होता। जो मंगोल थे, मंगोलों की सबसे बड़ी दुर्बलता थी कि वो दुर्ग जीतने की कला से अपरिचित थे। इसलिए अलाउद्दीन सीरी फोर्ट में सुरक्षित हो जाता है और मंगोल 2 महीने तक दिल्ली में रहने के बाद, दिल्ली को लूटने के बाद वापस चले जाते हैं। इसमें क्या होता है कि उसके बाद जो आक्रमण होता है वो अमरोहा तक, अली बेग और तारताक के नेतृत्व में यहां तक आ जाते हैं मंगोल और अमरोहा तक
के क्षेत्र को लूटने की प्रयास करते हैं। मलिक नायक द्वारा अली बेग और तारताक को बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाने के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। इस तरह से ये पराजित होते हैं। हम देखते हैं कि अली बेग और तारताक के अभियान का बदला लेने के लिए, चूंकि इनका बंदी बनाया गया था, इनकी हत्या की गई थी, इसलिए फिर से मंगोल आते हैं। काबुक, इकबालमंद और ताइबू, 3 सेनाओं के सेनापति आते हैं। 1306 में भारत पर आक्रमण करते हैं। काबुक मुल्तान की ओर से आगे बढ़ता है, इकबालमंद और ताइबू नागौर की ओर से आक्रमण करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मलिक काफूर के द्वारा और साथ में गाजी मलिक तुगलक होते हैं और ये क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं बहुत तेजी से, और तेजी से आक्रमण करके मंगोलों को पराजित किया जाता है मलिक तुगलक द्वारा और मलिक काफूर के द्वारा। इसमें पराजित होने के बाद मंगोलों की बहुत क्रूरता से हत्या की जाती है, हाथियों के पैरों से उन्हें कुचला जाता है। इस हार का जो सबसे बड़ा कारण था वो क्या था कि इस समय तक दावा खां जो ट्रांसओक्साना के शासक थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जो चागताई साम्राज्य था उनका, उसमें गृह युद्ध के हालात पैदा हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि मंगोलों की यहां पर पराजय होती है। अब इन सारे युद्धों की अगर हम समीक्षा करते हैं, आक्रमणों की समीक्षा करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, एक फैक्ट बनता है, याद रखिएगा आप लोग। और दूसरा क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसी समय सीरी नगर और दुर्ग का निर्माण करवाया है, राजधानी बनाया है। इन सब में अभी मंगोल नीति के बारे में, अब देखिए अलाउद्दीन की अगर मंगोल नीति की हम अगर बात करते हैं तो अलाउद्दीन ने रक्त और तलवार की नीति को अपनाया। मैंने बताया था हिकमत ए आली, अलाउल मुल्क ने कूटनीति का आग्रह किया था कि मंगोलों के विरुद्ध अलाउद्दीन कूटनीति का पालन करे, लेकिन अलाउद्दीन ने रक्त और तलवार की नीति का पालन किया और क्या किया, आक्रामक नीति को अपनाया। हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के ऊपर भी कुछ इतिहासकारों ने संदेह व्यक्त किया है कि उसने कुछ धन देकर मंगोल आक्रमण को से भारत को बचाया था, दिल्ली सल्तनत को बचाया था। सीमा पर धन देकर मंगोल आक्रमण से भारत की रक्षा की थी। और हम बलबन के समय में भी देखते हैं, बलबन ने भी मंगोलों के प्रति एक सुरक्षात्मक नीति अपनाई है। पश्चिम भारत की ओर अपना प्रसार नहीं किया है, इसके अलावा दक्षिण की ओर भी अभियान नहीं चलाए हैं। दिल्ली सल्तनत को सुगठित करने का प्रयास किया है। क्यों किया है? क्योंकि वो मंगोलों के विरुद्ध एक आक्रामक नीति नहीं अपनाना चाहता था, मंगोल आक्रमण से भी दिल्ली सल्तनत की रक्षा करना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि अलाउद्दीन ने क्या किया है, मंगोल आक्रमण के विरुद्ध एक आक्रामक नीति अपनाई है। मंगोलों के विरुद्ध क्या किया, दीपालपुर, समाना, मुल्तान में सेनाएं तैनात की, तमाम अस्त्रागार हथियारों से सुरक्षित किए, तमाम दुर्गों की मरम्मत करवाई गई, नए दुर्ग सीमांत क्षेत्रों में स्थापित किए गए, बनवाए गए। और उसने क्या किया, सीरी नगर और सीरी फोर्ट का निर्माण करवाया। याद रखिएगा, सीरी नगर दिल्ली का दूसरा नगर है। पहला नगर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का पहला नगर दिल्ली मेहरौली गांव के निकट जो बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। दूसरा हम देखते हैं सीरी नगर अलाउद्दीन के द्वारा बसाया गया, दिल्ली का दूसरा नगर स्थापित किया गया। यही अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी होता है मंगोलों से सुरक्षा के लिए। और सीरी फोर्ट का निर्माण करवाया। ये सारी चीजें होती हैं। तो अलाउद्दीन की मंगोलों के प्रति नीति क्या थी, ये आप याद रखिएगा। अब इस समय जो भी फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट, उन्हें फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो भारत की सीमा पर पहला मंगोल आक्रमण चंगेज खां का जो सीमा क्षेत्र पर हुआ था, उस आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की रक्षा इल्तुतमिश ने की थी। वास्तव में भारत पर पहला आक्रमण जो होता है किस सुल्तान के समय में होता है, याद रखिएगा, बहराम शाह के समय में होता है। किसका आक्रमण हुआ है, ताहिर बहादुर के नेतृत्व में हुआ है। उसके बाद दूसरा आक्रमण हुआ, तीसरा हुआ जलालुद्दीन खिलजी के समय में अब्दुल्ला और उलुग खां के आक्रमण हुए हैं। उलुग खां के नेतृत्व में इन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया है और नव मुसलमानों के नाम से दिल्ली में बस गए थे, स्थापित हो गए थे। हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सर्वप्रथम आक्रमण कादिर खां का आक्रमण हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। और उसके बाद हम देखते हैं सालदी,
कुतुब ख्वाजा जफर ये आक्रमण हुए हैं। और उसके बाद हम देखते हैं अलाउद्दीन के समय में जो अंतिम आक्रमण है 1306 में हुआ है और ये काबुक इकबालबंद ताइबू ने किया है। मलिक काफूर और गाजी मलिक के द्वारा इस आक्रमण से निपटा गया, इस आक्रमण का दमन किया गया। तो हम देखते हैं कि अलाउद्दीन अपनी मंगोल नीति में पूरी तरह से सफल रहता है और मंगोलों को सही मायने में आक्रामक नीति से पराजित करता है। बाद में मंगोल हम देखते हैं कि अलाउद्दीन के साम्राज्य में, अलाउद्दीन के शासनकाल में आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाए। मैंने बताया था कि जफर खां की मृत्यु अवश्य होती है, लेकिन जफर खां से मंगोल इतने आतंकित हो गए थे कि रात ही रात में 30 मील पीछे हट गए थे। जफर खां से के आतंक के कारण जफर खां उन पर एक कहर बनकर टूटा था मंगोलों के ऊपर। और मंगोलों की जो आक्रमण में हम देखते हैं दो दुर्बलताएं दिखाई पड़ती हैं। एक मैंने आपको बताई कि दुर्ग जीतने की कला से परिचित नहीं थे, इसके अलावा वो पूरा अपना कुटुंब, स्त्रियों, बच्चों सबको साथ लेकर चलते थे। युद्ध में ये भी एक बहुत बड़ी दुर्बलता मानी जाएगी। और बड़े पैमाने पर युद्धबंदी जब बनाए जाते थे, स्त्रियों और बच्चों तक को हाथियों से कुचलवाया गया है। अलाउद्दीन ने बहुत क्रूरता का परिचय दिया उनके साथ में। तो मंगोलों की दो दुर्बलताएं थी, हम देखते हैं। तो इसके बाद फिर क्या होता है कि अलाउद्दीन के समय में अंतिम आक्रमण मैंने आपको बताया। अलाउद्दीन की मंगोलों के प्रति नीति क्या थी? तो याद रखिए, रक्त और तलवार की नीति थी, आक्रामक नीति थी। इस नीति के तहत जो इंपॉर्टेंट काम हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण काम है, वो सीरी नगर और सीरी फोर्ट का निर्माण, सीरी को राजधानी बनाया गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अलाउद्दीन खिलजी की सांस्कृतिक उपलब्धियां, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी, अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तराधिकारी किसे बनाया था, बाद में उत्तराधिकारी कौन बना, ये सारी बातें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि अलाउद्दीन की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी, अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी कौन थे। इस तरह से इन सारी चीजों की समीक्षा करके खिलजी वंश को समाप्त करेंगे। इससे पहले आप याद रखिए कि आपको ये हमारा चैनल मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेस, इसे सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने कमेंट और सुझाव को कमेंट बॉक्स में डालना है, जिससे हम आपके कमेंट पर ध्यान देकर आपके अनुसार कुछ काम कर सकें। धन्यवाद।